अपने आशियाना होम्स प्रोजेक्ट के तहत मुथूट फाइनेंस ने उत्तराखंड के हरिद्वार के गेंदी खाता गांव के गरीब आदिवासियों को 10 घरों की चाबी सौंपी है। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल पहल के तहत मुथूट फाइनेंस ने अलग अलग राज्यों में 250 से ज्यादा आशियाना होम्स को जरूरतमंद लोगों को सौंपा है। मुथूट फाइनेंस ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए बजट रखा है। उधर ईडी के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच कर रही ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। और इस मामले की जांच कर रही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। चार्जशीट में कुल 12 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें 7 कंपनियां हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह के लिए डिजिटल पास बांटने का ऐलान कर दिया। यानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले सबसे बड़े जश्न के लिए अब टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके लिए आमंत्रण प्रबंधन नाम का डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए लोग दिल्ली में होने वाली परेड को देखने के लिए अब डिजिटल पास ले सकेंगे। इस बीच लद्दाख में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर से लेह के बीच मौजूद नेशनल हाईवे को खोलने में कामयाब रही, जिसके बाद जोजिला पास की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती दिखीं। हर साल भारी बर्फबारी की वजह से ये जनवरी में पूरी तरह जैम हो जाता था। हमने लास्ट ईयर से रिकॉर्ड टाइम के लिए ज्यादा देर तक खोल के रखा है अभी तक। बताया गया कि भारी बर्फबारी के बीच हाईवे को खोलने में बीआरओ ने 100 से ज्यादा जवान और कई मशीनों का इस्तेमाल किया। उधर बंगाल के सिलीगुड़ी में श्रद्धा जैसे हत्याकांड से हड़कंप मच गया। वहां एक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की पहले तो हत्या कर दी, फिर उसके शव को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। उस महिला के परिवार ने प्रशासन से उसके पति को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई। हमारा मांग यही है कि फांसी चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने उस महिला के परिवार की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जोशीमठ मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो 3 दिन में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि, सेंट्रल वाटर कमीशन के प्रतिनिधि, क्लीन गंगा मिशन के प्रतिनिधि, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के मेंबर को शामिल किया गया है। ये कमेटी जोशीमठ के मौजूदा हालात का जायजा लेगी और उससे निपटने के लिए जरूरी कदम के बारे में केंद्र को जानकारी भी देगी। इस बीच खबर है कि ईरान में 3 दिन पहले जिस सुरक्षा अधिकारी की हत्या हुई थी, उसे ईरान की खुफिया एजेंसी ने ही मरवाया था। ईरान के सुरक्षा अधिकारी कासिम फतेह इलाही को उनके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने इस हत्या को आतंकी हमला करार दिया था। उस वक्त तो यह भी खबर सामने आई थी कि ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की ही तरह कासिम फतेह इलाही की हत्या के पीछे भी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, क्योंकि कासिम सुलेमानी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हालांकि कासिम फतेह इलाही के मामले में खबर है कि ईरान की खुफिया एजेंसी उनके काम करने के तरीके से नाखुश थी, क्योंकि उसे इस बात का शक था कि वो ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को खत्म करना नहीं चाहते थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से भी हाथ खड़े कर दिए थे और इसी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई।